हेलो एवरीवन। होप कि हमने जो लास्ट दो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं सॉल्यूशन और हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उसके जो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे अब वो आपसे इजीली सॉल्व करते बन रहा होगा। अब हम अपना इनऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, मेन कि वो कौन से टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो जनरली जो मेटल आयंस होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मैनी अ टाइम जब उनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाती है तो उस डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए वो अपने साइड एटम्स से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस टाइप से जब उन मेटल आयंस और साइड एटम्स के साथ बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बनने वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से मेटल एटम्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल एटम। क्यों? क्योंकि उसका मेन रीजन है कि उनके पास बहुत ज्यादा डी सबशेल्स जो होते हैं उनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें वो अपने साइड एटम से इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्यों बोला? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए सबसे फर्स्ट थ्योरी जो कि है वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी में प्रपोज किया गया है कंसेप्ट किसके बारे में? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? तो जो मेटल आयन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी और जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे पे एक कंपाउंड है CuNH3 6Cl2। अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो हमको यहाँ पे कौन कौन से आयन मिलते हैं हम देखते हैं। तो याद रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, बाकी रिमेनिंग जो होते हैं हमारे पास क्या मिलते हैं? सिंपलर आयन मिलते हैं। तो जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमको मिलेगा CuNH3 6 डाइपॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे CO की तो सपोज इसको हम मान लेते हैं X जो कि अननोन है। अमोनिया क्या है? न्यूट्रल है हमारे पास मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 × 6। क्लोराइड जो आयन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 क्लोराइड आयन के लिए -2। ओवरऑल इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए हम इसको 0 लिख लेंगे। तो यहाँ X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो कोबाल्ट आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। अब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने साइड एटम्स जो है उसके कितने नंबर ऑफ साइड एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, मींस कि 6 नाइट्रोजन एटम से हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे कोबाल्ट के लिए, इसलिए उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 6। तो अगर हम यहाँ CO की बात करें तो CO के लिए प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 2 और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। तो ये तो हमने पढ़ लिया वर्नर्स थ्योरी। अब हमको पढ़ना है आइसोमर्स। आइसोमर्स हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ पे भी वही है कि उनके आइडेंटिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला है पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कब डिफरेंट होंगी? जब हमारे पास उनके स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस होगा। तो अगर हम बात करें कि अगर हमने 1 मोल CuCl3.6NH3 का लिया तो उसके हमें 3 मोल ऑफ AgCl मिलते हैं। अगेन हमने 1 मोल CuCl3.6NH3 का लेते हैं तो हमको 2 मोल AgCl के मिलते हैं। अगेन जब हम 1 मोल CuCl3.6NH3 के लेते हैं तो इस केस में हमें 1 मोल AgCl मिलता है। तीनों ही केस में हमने इसको रिएक्ट कराया है AgNO3 से, बट हमको करस्पॉन्डिंग जो AgCl के मोल्स हैं वो डिफरेंट मिल रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ईच केस में 1 मोल लिया है हमने CuCl3.6NH3 का, मीन्स यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? तो अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? CuNH3 ट्राइपॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। सेकेंड केस में क्या मिलेगा? CO
NH3 होल 5 Cl डाई पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, और लास्ट केस में मिलेगा CO NH3 होल 4 Cl2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ईच केस में जो हमें नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हर केस में अगर हम तीनों ही केस में कैलकुलेट करेंगे तो जो CO है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तो सेम रहेगी, सिर्फ स्ट्रक्चरल में डिफरेंस है। जब यहाँ पे हमने डिसोसिएट किया तो हमको जो फ्री आयंस है, जो सिंपल आयंस है क्लोराइड के, वो तीनों ही केस में डिफरेंट मिल रहे हैं। इट मींस कि यही क्लोराइड आयंस हैं जो कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ AgCl के मॉलिक्यूल्स देंगे। तो याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने क्लोराइड आयंस हैं, सिर्फ वही AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl के मोल्स देंगे। बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास क्लोराइड आयन है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन में इंटेक्ट रहेंगे, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो हमने सीखा। यहाँ आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है हर ईयर, तो इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सिर्फ क्या समझना है कि स्ट्रक्चरल में डिफरेंस है, जितने क्लोराइड आयंस ब्रैकेट के बाहर है सिर्फ वही AgNO3 के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ AgCl दे देंगे। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अब हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो डबल सॉल्ट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने सारे सिंपलर आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। बट जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन तो मिलता है, जो कि अभी हमने देखा था। तो अगर हम डबल सॉल्ट्स की एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला क्या है KCl.MgCl2.6H2O। तो अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको कौन कौन से आयंस मिलेंगे? एक K प्लस आयन मिल जाएगा, 3 हमारे लिए क्लोराइड आयन मिल जाएंगे और एक हमारे लिए मैग्नीशियम आयन मिल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास और एग्जांपल क्या है, मोहर सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है FeSO4.NH4 2.SO4.6H2O। तो अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको आयंस कौन कौन से मिलेंगे? Fe डाई पॉजिटिव मिलेगा, 2 सल्फेट आयंस मिलेंगे और 2 अमोनियम आयंस मिल जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है पोटाश एलम, जिसका फॉर्मूला है KAlSO4 2.12H2O। तो जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से एक पोटेशियम आयन मिलेगा, एक एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और 2 हमारे लिए सल्फेट आयन मिलेंगे। बट अगर हमारे पास कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते तो हमको एक एटलीस्ट 1 तो कॉम्प्लेक्स आयन मिलता ही मिलता। अब हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हैं, जिनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिससे पढ़ के हम आगे पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। It constitutes a central metal ion bound to a fixed number of ions or molecules। मींस इसमें हमें किसकी बात करनी है? ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जिसमें मेटल एटम है और उससे अटैच्ड लिगेंड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल NiCO होल 4 ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, PtCl2 NH3 होल ट्वाइस, सिमिलरली FeCN होल 6 4 नेगेटिव। तो ये हमारे पास हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सेंट्रल एटम और आयन। तो अभी अपन ने देखा था कि जो मेटल है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेंट्रल पार्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं मेटल आयन। अब इन्होंने बोला है कि वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, तो ऐसा क्यों? तो अपन ने देखा था मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जब उसमें हो जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए वो साइड एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एंड द लोन पेयर एक्सेप्टर आर नोन एज लुईस एसिड। इसलिए सेंट्रल मेटल आयन किसी तरह एक करेगा? लुईस एसिड, जो कि बहुत टाइम क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सेंट्रल एटम और उससे अटैच जो लिगेंड्स है जिनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मींस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही बात है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो लिखे रहते हैं आयंस, उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लें K4 FeCN होल 6, तो इस केस में FeCN होल 6 और ये जो चार्ज ट्रांसफर होके बनेगा, मींस यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? K प्लस जो होगा वो हमारे पास काउंटर आयन हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास FeCN होल 6 4 नेगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे जो कि है लिगेंड्स।
तो अपन ने सीखा था कि जो साइड ग्रुप्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम को, उनको ही हम बोलते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मींस स्फीयर, जो हमने एक ब्रैकेट है उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स ग्रुप होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब लिगेंड्स जो होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हमको पढ़ना है यूनिडेंटेट लिगेंड्स। यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जब लिगेंड जो बाउंड है सेंट्रल मेटल आयन से वो सिर्फ एक एटम के थ्रू बाउंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेट। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन हो गया, H2O, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो सिर्फ ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। सिमिलरली NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो सिर्फ नाइट्रोजन होगा जो कि मेटल आयन से अटैच्ड होगा। अब हमको सेकेंड टाइप पढ़ना है डाइडेंटेट। जब हमारे पास जो लिगेंड है वो दो एटम के साथ अटैच्ड होता है सेंट्रल मेटल से एट अ टाइम, उसको ही हम बोलते हैं डाइडेंटेट। व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स। अब फॉर एग्जांपल कैसे हम इसको समझ सकते हैं? NH2 CH2 CH2 NH2, जिसको हम बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन। इस केस में क्या है? अगर एक ग्रुप को हम इसके एक मॉलिक्यूल को अगर हम मेटल आयन से कनेक्ट करेंगे तो एट अ टाइम ये दो साइड से कनेक्ट होगा, एक यहाँ के नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और यहाँ के नाइट्रोजन के पास भी। तो ये दोनों एट अ टाइम एक अगर हम अटैच कर रहे हैं इसका मॉलिक्यूल तो दो एटम से बाइंड हो रहा है, इसलिए डाइडेंटेट हो जाएगा। सिमिलरली C2O4 डाइनेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? COO माइनस COO माइनस। तो इन दोनों ही केस में दो ऑक्सीजन एटम से डायरेक्ट अटैच्ड हो जाएगा एट अ टाइम, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइडेंटेट लिगेंड्स। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट क्या है? अब जो डाइडेंटेट के फर्दर ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन सबको हम कंबाइनली पॉलीडेंटेट में पढ़ सकते हैं। तो व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड, जब एक ही लिगेंड में बहुत सारे नंबर्स ऑफ हमारे पास डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल CH2 NH2 होल थ्राइस। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन जो है इसके पास भी लोन पेयर है, बट इसके यहाँ पे कितने हैं? 3 लगे हुए हैं ग्रुप, मींस 3 नाइट्रोजन यहाँ पे और 1 नाइट्रोजन यहाँ पे। तो एट अ टाइम अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल अटैच करेंगे तो 4 नाइट्रोजन जो होंगे एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीडेंटेट। सिमिलरली इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जिसको हम बोलते हैं ADTA, ये भी एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें एट अ टाइम 6 डोनर साइट्स हैं जहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है फॉर अ सेंट्रल मेटल आयन। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। तो जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? तो होते तो यूनिडेंटेट है, मींस इनके पास मोर देन 1 डोनर एटम है, डिफरेंट है, बट ये क्या होते हैं? एट अ टाइम सिर्फ एक ही तरफ से डोनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2, तो यहाँ नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकता है ऑक्सीजन से, बट एट अ टाइम अगर हम NO2 मॉलिक्यूल को मेटल से कनेक्ट करेंगे तो या तो नाइट्रोजन से डोनेशन होता है या फिर ऑक्सीजन से। तो याद रखने वाली बात है कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स यूनिडेंटेट होते हैं, बट इनमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, 2 डिफरेंट डोनर साइट्स हैं, इसलिए दोनों साइड किसी भी साइड से लिंक्ड हो सकते हैं। सिमिलरली HCN जो है उसमें नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकता है और सल्फर एटम से भी इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है चेलेट कंपाउंड्स। इनमें क्या होता है? ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ये ज्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि ये जनरली पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स के साथ स्ट्रक्चर बनता है मेटल का, उन्हीं को हम बोलते हैं चेलेट कंपाउंड्स। तो इनमें क्या होता है? हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन सिंगल यूनिडेंटेट लिगेंड से कनेक्टेड है तो वो इतने स्टेबल नहीं रहेंगे एज कंपेयर अगर वो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स या फिर डाइडेंटेट लिगेंड से अटैच है, क्योंकि उनमें रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स को हम चेलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हमें हमारी नेक्स्ट टर्म पढ़नी है जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल आयन इज डायरेक्टली बॉन्डेड। मींस यहाँ पे हमको सिर्फ ये नहीं काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड है मेटल आयन से, यहाँ हमको क्या देखना है कि उन लिगेंड्स में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं जो कि बॉन्डेड हैं हमारे सेंट्रल मेटल आयन से, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CpTCl6 डाइनेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या है? यूनिडेंटेड है, मींस एट अ टाइम एक ही क्लोरीन एटम जुड़ा रहेगा बॉन्ड
बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो यहाँ पे 6 क्लोरीन है, इसलिए जो हमारे पास प्लेटिनम सेंट्रल मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जाम्पल है CO EN होल थ्राइस ट्राई पॉजिटिव। अब यहाँ पे EN कौन सा लिगेंड है, तो अभी अपन ने एक बाइडेंटेड लिगेंड सीखा था इथेन 1,2 डायमीन, जिसमें क्या था एक इथेन 1,2 डायमीन जिसको हम ईन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब वो कनेक्ट होता है तो एट अ टाइम 2 नाइट्रोजन एटम थे जो कि कनेक्ट हो रहे थे। मींस अगर यहाँ पे 3 EN है और एक EN में 2 नाइट्रोजन एटम है तो टोटल हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा मेटल आयन का 6 हो जाएगा। अब it is important that coordination number of central ion is determined only by the number of sigma bonds formed by ligand with central atom। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि जो हमारे पास लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उन्हीं सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट किया जाता है। पाई बॉन्ड्स अगर बनाएगा तो उनके लिए हमारे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करना होता है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये अपन ने सीखा था कि जब सेंट्रल मेटल आयन है उसके हम सारे बॉन्ड ब्रेक करते हैं लिगेंड्स के साथ और जो हमारे पास रिजल्टेंट उस पर चार्ज आता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें PtCl6 डाइनेगेटिव तो प्लेटिनम को सपोज हम X कंसीडर कर लेंगे, एक क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे -6 और इक्वल में क्या आ जाएगा डाई नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स पे डाई नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +4। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड एटम्स का जो कि डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वही कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होता है सेंट्रल एटम के लिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का सिंपल मतलब है ज्योमेट्री, कि जो लिगेंड्स हैं जब वो कनेक्टेड हैं सेंट्रल मेटल के आयन के साथ तो कौन सी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मीन्स सेंट्रल मेटल के अराउंड अगर 6 लिगेंड्स बॉन्डेड होंगे तो उसकी ज्योमेट्री और अपन बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे लिए स्क्वायर प्लेनर हो सकता है और टेट्राहेड्रल। सिर्फ हमको 12th लेवल पे सिर्फ ये 3 ही पढ़ने हैं, एक ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। बाकी और पॉसिबल भी हैं, सपोज अगर हमारे पास 5 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पॉसिबल, सिमिलरली और पॉसिबिलिटीज भी हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म जो कि है लास्ट टर्म है हमारे पास होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मीन्स सेम, लेप्टिक मीन्स लिगेंड्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, लेप्टिक मीन्स लिगेंड्स। सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल आयन जो है वो सेम टाइप ऑफ लिगेंड से कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 होल 6 ट्राई पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड्स क्या है अमोनिया। सिमिलरली हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनमें जो मेटल होता है वो बाउंड होता है मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे CO NH3 होल 4 Cl2 मीन्स जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके अराउंड 4 तो हमारे पास अमोनिया ग्रुप्स है और 2 हमारे पास क्लोराइड आयन हो जाएंगे। अब हमारे लिए सीखना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी हम कैसे नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज मीन्स अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूलाज गिवन है तो हम उससे कैसे नेम लिखेंगे, नेम दिए हैं तो फॉर्मूलाज कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है, फॉर्मूलाज कैसे लिखेंगे अगर हमको नेम गिवन है। मोनोन्यूक्लियर मीन्स वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सिर्फ वन मेटल आयन होगा। तो हम कैसे फॉर्मूलाज लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखते हैं, फिर उसके बाद लिगेंड्स को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद जो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं अपन ने देखा था, और जो हमारे पास लिगेंड्स हैं उनके एब्रीविएशंस को हमको पैरेंथेसिस में लिखना होता है। नेक्स्ट है कि कोई भी स्पेस नहीं देना है लिगेंड्स और मेटल आयन जब हम वहां पे लिखते हैं तो उनके नेम के बीच में हमें कोई भी स्पेस नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमारे पास चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कुछ चार्ज है तो उस चार्ज को हमको कहाँ प्लेस करना होता है, तो जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर सुपरस्क्रिप्ट में पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम चार्ज का साइन लिखेंगे। मींस जो हमारे पास कितना चार्ज है, सपोज 3 प्लस चार्ज है तो पहले 3 लिखेंगे फिर प्लस, अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो पहले 2 लिखेंगे फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल CO CN होल 6 ट्राई फिर नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जाम्पल CR H2O होल 6 ट्राई पॉजिटिव।
अब हमको नेक्स्ट देखना है कि जो हमारे पास कैटायन है उसके चार्ज को हम एनायन के चार्ज से बैलेंस कर देंगे। अब इनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ हम क्वेश्चन से इनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट थर्ड सेकंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम क्या होगा, ट्रांजिशन एटम, मींस यहाँ पे जिंक हो जाएगा, तो हम Zn लिख लेते हैं। अब लेगेंड्स लिखनी है। हाइड्रोक्सिडो, याद रहे जो नेगेटिवली चार्ज लेगेंड्स होते हैं उनके सफिक्स में आइडो लगा दिया जाता है। मींस हाइड्रोक्सिडो मींस हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, वो किसकी तरह कर रहा है यहाँ पे, लिगेंड। टेट्रा मींस 4 लगाने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ZnOH4। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देंगे। अब हमारे पास काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन हमको इतने नंबर्स उसके लिखने हैं कि हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाए। तो उसके लिए हम पहले चार्ज पे, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या Zn है, Zn पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। हाइड्रोक्साइड नेगेटिवली चार्ज होता है, 4 हाइड्रोक्साइड आयन है तो -4। सपोज कॉम्प्लेक्स पे अपन ने x चार्ज मान लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स पे -2 चाहिए तो हमें काउंटर आयन क्या चाहिए, +2 चाहिए। मीन्स पोटेशियम जो होता है +1 होता है, तो अगर हम यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन को प्लेस कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2ZnOH4। सेकेंड है हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो याद रहे यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जो कार्बोनिल है वो भी हमारे पास न्यूट्रल लेगेंड होता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, निकल CO4। तो यहाँ पे क्या है, मेटल पे भी कोई चार्ज नहीं है और जो कॉम्प्लेक्स है उस पे भी कोई चार्ज नहीं है। लास्ट हमको देखना है डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन। अब ये बिस क्या होता है, तो याद रहे जो हमारे पास डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, अगर वो मोर देन 1 है तो बिस लिखते हैं, मींस 2 के लिए बिस लिखते हैं, ट्राई के लिए ट्रिस, 3 है तो ट्रिस लिख देंगे, और अगर 4 होंगे तो टेट्राकिस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोबाल्ट है हमारे पास तो हम CO लिख देंगे। डाइक्लोराइडो मीन्स 2 Cl2 हो जाएंगे। इथेन 1,2 डायमीन मीन्स ईन हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, बिस मीन्स 2 है, और जो कॉम्प्लेक्स है उस पे क्या चार्ज है, काउंटर आयन गिवन नहीं है, मीन्स ये हमारे पास चार्ज कॉन्टिन्यूशन कंपाउंड है। तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, तो CO पे हमको +3 चार्ज गिवन है, क्लोरीन पे -2 हो जाएगा, एक पे -1 तो 2 पे -2। इन 0 होता है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज सपोज x है, तो x किसके बराबर आ जाएगा, +1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1+। तो ये हमारे पास हो जाएगा डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड। तो ये हमने क्या सीखा कि अगर हमारे लिए नेम गिवन है कंपाउंड्स के, तो उनसे हम कैसे उनके फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमारे लिए सीखना है नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। मींस अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमारे लिए फॉर्मूलाज गिवन है तो हम उनसे कैसे उनके नेम्स लिख सकते हैं। तो हमको क्या याद रखना है, पहले द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड द नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। तो याद रहे हमेशा जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि हमेशा कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड Na+Cl-। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। सेकेंड, लिगेंड्स जो है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके नेम से पहले लिखेंगे। थर्ड है एनायनिक लिगेंड्स के एंड में O लगा देते हैं। बाकी जो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास कैटायंस हो, लिगेंड्स हो, या फिर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हो, उनको एज इट इज लिखना है। एक्वा फॉर H2O, अमीन फॉर NH3, यहाँ पे डबल M लिखते हैं, कार्बोनिल फॉर CO एंड नाइट्रोसिल फॉर NO। सिमिलरली प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई लिखे जाते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स जितने भी उनके अकॉर्डिंग। बट इन केस अगर लिगेंड्स हैं उनमें पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है तो हम कौन से टर्म्स यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मेटल की कैटायन में, एनायन में, या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में, उसको हमेशा किस में लिखना है, रोमन न्यूमेरल में। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो हम जो मेटल है उसका नेम एज इट इज लिखेंगे। बट इन केस कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होता है तो जो मेटल है उसके सफिक्स में 8 लिख दिया जाता है। कैसे लिखेंगे देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंपाउंड में कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। CrNH3 होल थ्राइस H2 होल थ्राइस Cl3। पहले कैटायन फिर एनायन। कैटायन के लिए सबसे पहले हम लिगेंड्स लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, अमीन। अमीन कितने, 3 है, तो हम इसको लिखेंगे ट्राई अमीन। सिमिलर ट्राई एक्वा। मेटल क्या है, क्रोमियम। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है मेटल की, तो जब हम इस चार्ज को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा, मींस कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज है।
क्रोमियम की निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या लिख सकते हैं, x, अमीन के लिए 0, वाटर के लिए भी 0, इक्वल टू 3 मीन्स x हो जाएगा +3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और नेक्स्ट लिख देंगे हम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास CO, NH2 CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। ये कौन सा लिगेंड है, इथेन बंटू डायमीन। याद रहे अपन ने सीखा था अगर पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है तो हम क्या यूज करते हैं, बेस, ट्रिस, टेट्राकिस। यहाँ 3 है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिस। तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ अगेन क्या आ जाएगा +3। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सपोज इसकी x कंसीडर करते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 इज इक्वल टू 3, तो x आ जाएगा +3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और हमारे पास सल्फेट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट हमारे पास K3FeCN6। याद रहे यहाँ पे जो आयरन है वो किस में है, नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास एनायन है उस पार्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आयरन है उसका नेम हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 8 लिखेंगे। तो हम इसका नेम लिखेंगे सबसे पहले कैटायन पोटेशियम, फिर 6 है साइनो तो हेक्सा साइनो, और फिर आयरन के लिए लिख देंगे फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +3। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो Fe के लिए x, Cn के लिए -6 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे -3, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा +3। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3। तो ये हमने सीखा IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेम दिया है तो उससे फॉर्मुलाज कैसे लिखेंगे, और फॉर्मुलाज गिवन है तो उससे कैसे हम कंपाउंड्स के नेम लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।